नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज के दंगल में हम देश के अंदर खाकी पर हो रहे हमलों की खबर पर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि कल हरियाणा के नूंह में अवैध खनन करने वालों ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी और 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि झारखंड की राजधानी रांची में गौ तस्करों ने पुलिस सब इंस्पेक्टर संध्या टोपने को बीच सड़क पर कुचलकर मार डाला। इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की ये है, मूसेवाला हत्याकांड में जो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है तस्वीरों के साथ, मुठभेड़ जारी थी। स्थानीय विधायक के मुताबिक एनकाउंटर खत्म हो गया है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये जो मुठभेड़ बदमाशों और पुलिसकर्मियों के बीच चल रही थी, 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। मूसेवाला हत्याकांड में अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है, गैंगस्टर के पास AK-47 की बरामदगी हुई है और मूसेवाला हत्याकांड के 2 शूटर्स को पुलिस वालों ने इस लंबी मुठभेड़ के बाद मार गिराया है। रूपा और मंजीत उन दोनों का नाम बताया जा रहा है जो मारे गए शूटर्स हैं। काफी देर से ये एनकाउंटर चल रहा था। फिलहाल जो स्थानीय विधायक हैं उनके मुताबिक एनकाउंटर खत्म हो चुका है। 4 शूटर्स ढेर हुए हैं, रूपा मंजीत समेत कुल 4 शूटर्स ढेर हुए हैं। ये जानकारी वहां पर स्थानीय विधायक की ओर से दी जा रही है। एनकाउंटर फिलहाल अमृतसर के अटारी के पास जो चल रहा था वो खत्म हो चला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में डीजीपी की ओर से क्या दी गई है जानकारी, सुनिए। शुभदीप सिद्धू उन्हों का मर्डर होया 29 तारीख उस तो बाद सारी जड़ी की प्लानिंग हुई सी, सारी जड़े मास्टरमाइंड सीगे जिन्होंने रोल प्ले किया, सारे बंदे अरेस्ट हो चुके थे। जड़े बोलेरो मॉड्यूल के 2 शूटर्स सीगे वो अजय तक एक्सपर्ट सीगे। एमिनेशन काफी था, AK-47 पिस्टल को तो मौके से बरामद हुई है, बैग भी है वहां पर, बट दैट विल बी एग्जामिन्ड फॉरेंसिक बाय द FSL टीम। तो उस तो बाद ही बैग खोल के जांच की जा सकती कि केड़े और वेपन है, कितना और एमिनेशन। चारों शूटर्स को मार गिराने के बाद सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। मैं चाहूंगी एक बार सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताइए, पुरानी हवेली में पंजाब पुलिस का ये सर्च ऑपरेशन जारी है, कब से ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है? जो 4 मारे गए हैं शूटर्स, उनको लेकर किस तरह की और जानकारी मिली है आपको? जिस तरह बिल्कुल 4 बजे के करीब ये सर्च अभियान, 4 बजे से लेके ये सर्च अभियान लगातार अभी तक जो अभियान चल रहा है, क्योंकि करीब 5 से 6 घंटे तक पुलिस और गैंगस्टरों के बीच में लगातार मुठभेड़ होती रही है। गोलियां एक दूसरे के ऊपर चलाते रहे हैं। हालांकि पुलिस द्वारा काफी बार गोलियां बंद भी कर दी गई ताकि गैंगस्टर गोलियां ना चलाए, लेकिन रुक रुक के ये लगातार 5 घंटे तक फायरिंग होती रही और अंत में पुलिस को सफलता हासिल हुई। जब जितने भी गैंगस्टर थे उन पर पुलिस ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। हालांकि डीजीपी गौरव यादव द्वारा 2 गैंगस्टर मारे जा चुके हैं जिनका सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में हाथ था। सो इनको तरन तारण में वो पकड़ना चाहते थे, लेकिन तरन तारण से ये दोनों गैंगस्टर फरार हो गए। हालांकि गाँव वालों की माने तो कुल इन गैंगस्टरों की तादाद, जब उन्होंने घर के अंदर घुसते हुए देखा तो गैंगस्टरों की तादाद जरूर ज्यादा थी, लेकिन गौरव यादव डीजीपी द्वारा इतना जरूर कहा गया है कि गैंगस्टरों को मार गिराया है और हथियार जितने भी अंदर से गैंगस्टर जो हथियार चला रहे थे उनको जब्त कर लिया गया है। बना रखिए अमित, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। अमित शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए, 4 शूटर्स को मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से आगे क्या दी जाएगी जानकारी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। और अब लौटते हैं हम दंगल में आज के अहम मुद्दे पर। आपको बताते चले, कल हरियाणा के नूंह में अवैध खनन करने वालों ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी। आज तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि झारखंड की राजधानी रांची में गौ तस्करों ने पुलिस सब इंस्पेक्टर संध्या टोपने को बीच सड़क पर कुचलकर मार डाला। हरियाणा के डीएसपी मर्डर केस में डंपर का क्लीनर पकड़ा गया है, लेकिन खनन माफिया तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। ठीक वैसे ही झारखंड में भी संध्या टोपनों को कुचलने वाला पिकअप वैन पकड़ा गया, लेकिन गौ तस्करी करने वाला नेटवर्क का सरगना अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। ऊपर से राज्य में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर जब सवाल उठाए जाते हैं तो राज्य सरकारें विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगाती हैं। लेकिन हरियाणा से लेकर झारखंड तक पुलिस वालों की हुई हत्याओं ने कई गंभीर सवालों को जन्म दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं।
क्या कारण है कि सिस्टम कोई भी हो, माफिया कभी खत्म नहीं होते? क्या सत्ता और माफिया के गठजोड़ की सजा खाकी वर्दी वालों को उठानी पड़ती है, जिस तरह के आरोप लगते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर हम अपने मेहमानों के साथ दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के डीएसपी सुरेंद्र सिंह और झारखंड पुलिस की सब इंस्पेक्टर संध्या टोपने दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों वर्दी का फर्ज निभा रहे थे। दोनों की निर्मम हत्या हुई। दोनों की हत्या माफिया ने की। एक की बॉडी पहाड़ी पर मिली, जबकि दूसरे के लहू से सड़क लाल पड़ी थी। 24 घंटे के अंदर हरियाणा से लेकर झारखंड तक 2 हत्याओं ने माफिया के आगे हारती वर्दी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। पहले हरियाणा में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या से उठते सवाल सुनिए। तय हुआ है, एक जिप्सी में एसआई और ड्राइवर को टम्पर ने कुचल दिया। इन्होंने पूरी रात उसको मतलब उनको एडमिट कराया, वो निकला यूं कह रहे 8 किलो दूर उसको मतलब वो ले गया घसीटते। शुक्र है उनकी जान बच गई। डीएसपी सुरेंद्र सिंह के घर मातम है। भाइयों के मन में बस एक ही सवाल है कि उनकी हत्या के जिम्मेदार माफिया गैंग का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए। As per the preliminary investigation and as what I know as so far, these are unorganized elements. They are working on their own for their own economic gains, and in independent villages there is no one syndicate that is controlling this thing, and because of this unorganized nature, it is difficult to catch them all. यही वो बिना नंबर प्लेट वाला डंपर है जिससे कुचलकर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या की गई। पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है, लेकिन डंपर का ड्राइवर अब तक फरार है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद हरियाणा के लोग सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए, क्योंकि यहाँ सिर्फ पुलिस ही नहीं, आम लोगों को भी माफिया के डंपर का खौफ है। आम लोग मार के भाग जाते जी, बिना ब्रेक के। हाँ जी, और खनन चलता है, खनन चलता है, बिल्कुल चलता है जी। और बाहर के लोगों को भी डर लगा रहता है रात के टाइम तावड़ू शहर में आने के लिए, क्योंकि अवैध रूप से डंपर चलते हैं और जिनसे उनको अपनी जान हानि का भी डर लगा रहता है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद पुलिस पचगांव के इसी मोहल्ले में पहुंची थी। कातिलों के डंपर का क्लीनर इक्कन पकड़ा गया था। गांव से कई लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए उठाया, लेकिन डंपर में मौजूद मित्तर नाम के आरोपी के घर सन्नाटा था। मित्तर अभी तक फरार है। मित्तर के घर चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमें कोई मिले। मित्तर की तलाश में भी पुलिस है। मित्तर कहाँ है ये अभी पुलिस को पता नहीं है। लगातार जो हरियाणा पुलिस की कई सारी टीमें हैं वो मित्तर की तलाश में कई जगहों पर रेड कर रही हैं। पत्थर जो पड़े हुए हैं, ये पत्थर ये ऐसे ही निकल के आए। इस गांव में अवैध खनन वाले पत्थर भी पड़े हुए थे। गांव वाले बता रहे थे कि रात में अक्सर डंपर चलते हैं, जब जरूरत होती है अवैध खनन हो जाता है। इसी अवैध खनन को रोकने की कोशिश में डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जान गई। अवैध खनन के माफिया को सियासी संरक्षण के आरोप लगते हैं, तो दूसरों के सरकार कांच के घर दिखाने लगती है। हुड्डा साहब अपने समय की बातों को भूल जाते हैं। 29/3/13 को बिल्कुल इसी प्रकार की घटना, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उसकी एफआईआर भी दर्ज हुई है 100 नंबर। इसी प्रकार की घटना हुई थी, उसमें भी पुलिस वाले मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है, ये शुरू तो कांग्रेस के राज से ही हुआ है। हमने तो फिर इस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण किया है। मतलब ये कि माफिया की मिली भगत की कांच के सियासी महल बनते रहते हैं और इधर खाकी खून से रंगी जाती है। सत्ता और माफिया की मिली भगत में वर्दी वाले के कत्ल की एक और कहानी झारखंड से आई, जहां सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को गोवंश लेकर जा रही पिकअप वैन ने कुचल दिया। पुलिस को यह इंफॉर्मेशन थी कि मवेशियों से लदा एक पिकअप वैन जो है वो 2 जगह नहीं रुका है पहले भी, और यहां से ले जाया जा रहा है। और जब उसे रोकने की कोशिश की गई, उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, तो ये घटना घटी है। कुचल दिया गया है पिकअप वैन से। और देखिए ये ब्लड स्ट्रेन से आपको दिखाएं, ये देखिए ब्लड स्ट्रेन है। और घसीटते हुए सब इंस्पेक्टर को ले जाया गया है बहुत दूर तक।
पुलिस वालों को वो पिकअप वैन तो मिल गई जिसमें गोवंश लदा हुआ था, लेकिन पुलिस अभी तक कातिलों और गो तस्कर माफिया के चेहरे से नकाब नहीं उतार पाई है। इस संदर्भ में जो वाहन इसमें जिसने इस पूरी दुर्घटना में जो शामिल था, उस वाहन को सीज किया है पुलिस ने, जिसमें कुछ मवेशी भी लदे हुए हैं। मवेशी लदे हुए थे? जी, मवेशी लदे हुए हैं। और दूसरा कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। कांग्रेस की तरह झारखंड में बीजेपी का आरोप है कि सत्ता की मिली भगत से माफिया बेलगाम होते जा रहे हैं। के पीछे मूल कारण है कि सत्ता में बैठे हुए लोग पूरे प्रदेश में, सत्ताधारी दल मिलकर के पूरे प्रदेश में पशु तस्करी में अपना पूरा संरक्षण दे रहे हैं। हरियाणा और झारखंड की तरह एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी को वाहन से रौंदने की घटना गुजरात के आणंद जिले से भी आई। ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को ट्रक चालक ने टक्कर मार दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये मामला लापरवाही में एक्सीडेंट का है। रांची से सत्यजीत कुमार, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और नूह से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। माफियाओं पर लगाम लगा पाने में सरकारें, पुलिस प्रशासन आखिर नाकाम क्यों होता है और ईमानदारी की मौत आखिर कब तक मरेगी खाकी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में हम बड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि इन दोनों ही घटनाओं ने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया है। और इसी वजह से दंगल में आज सवाल हम पूछ रहे हैं, क्या देश में माफियाओं के दिल के अंदर से कानून का खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया है? इस पर अपनी राय भी हम तक जरूर पहुंचाइएगा। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं, मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त रोहन गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेजेपी के प्रवक्ता प्रतीक सोम जी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जुड़े हुए हैं, अमिताभ सिन्हा जी। आज विक्रम सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि खाकी को लेकर जिस तरह के सवाल पूरे देश के भीतर जन्म ले चुका है, उसने हर किसी को हैरान और परेशान किया है। क्या ईमानदारी की सजा इस रूप में खाकी वर्दी वाले भुगतेंगे? आखिर इस तरह की स्थिति पैदा क्यों होती है? कौन जिम्मेदार है? खनन माफिया बेलगाम क्यों रहते हैं? और क्या सरकारें उन पर अंकुश लगा पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही हैं? इस वजह से ऐसी स्थिति देश के भीतर जन्म ले रही है। विक्रम सिंह जी। चित्रा जी नमस्कार। इसका एक ही वाक्य में उसका उत्तर है भ्रष्टाचार और संलिप्तता। क्योंकि ये माफिया और ये शीर्षस्थ अपराधी, संगठित अपराधी और आपराधिक गिरोह लाभान्वित होते हैं और अपने राजनीतिक आकाओं को और पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों को भी लाभान्वित करते हैं। इसलिए ये संगठित गिरोह की तरह से काम करते हैं। और अब तक जो कार्रवाई हुई है वो ऐसी हुई है जैसे गंभीर इलाज में कैंसर के टर्मिनल स्टेज में हम च्यवनप्राश चटा रहे हैं। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। जहां सर्जरी और लाइफ सेविंग सर्जरी की जरूरत है, वहां पर हम सर्जरी कर रहे हैं कि कभी हमने सजा दी नहीं दी, कार्रवाई की नहीं की। फिर ये कहने के विगत के राजनीतिक दल, जनता ने जिस भी राजनीतिक दल को चुना है, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूं, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको अपराधियों को रौंद दें। बिल्कुल। ये केचुए जो है अजगर बन रहे हैं, ये हम उनको खाद पानी दे रहे हैं, इसीलिए ये केचुए आज अजगर बन रहे हैं। आपको चाहिए था कि जो भ्रष्ट पुलिस तंत्र है, माइनिंग विभाग के अधिकारी हैं, क्योंकि तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है चित्रा जी, खनन माफिया, चाहे वो पशु तस्करी हो, चाहे ग्रेनाइट की खनन हो, चाहे बालू का खनन हो, एक ही चीज है लाभ। और इनकी चूंकि शक्ति, सामर्थ्य और अर्थ इतना ज्यादा है इनके पास कि ये पुलिस के लिए और शासन प्रशासन के लिए ये अर्थ बिल्कुल सर, ये बड़ी बातें आप कह रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं कि अवैध खनन का धंधा किस तरह से पनपता हुआ चला जा रहा है। 2021 में ही अगर 910 केस दर्ज किए जाएं तो इससे आप समझ सकते हैं नूह में तेजी से ये अवैध कारोबार लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। केवल नूह इलाके में 262 एफआईआर दर्ज की जाती हैं, उसके बावजूद लगा पाने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित क्यों होता है? इस सवाल के साथ मैं आऊंगी अमिताभ सिन्हा जी आपके पास, लेकिन रोहन गुप्ता जी उसके पहले आपके पास आते हुए, चूंकि हरियाणा के मद्देनजर जो सवाल आप बीजेपी से पूछ रहे हैं वही सवाल आके उल्टा आपके ऊपर खड़ा हो जाता है झारखंड के मामले में, क्योंकि इसी तरह का मामला वहां पर भी सामने आया है। जवाब दीजिए इस पर। देखिए चित्रा जी, जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी और अपराधी की जो मिलीभगत हमने हरियाणा में देखी है, उसके कारण आज एक हमारे पुलिस के जवान को अपनी जान गंवानी पड़ी, डीएसपी को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं आपको थोड़ा सा उसको पीछे लेके जाना चाहूंगा कि 2019 में सीएजी ने हरियाणा सरकार के खिलाफ 5,000 करोड़ के खनन घोटाले का खुलासा किया था। कांग्रेस पार्टी ने
इस मुद्दे को बहुत बड़े स्केल पे उसको उछाला, उसको लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर कोई भी एक्शन भाजपा द्वारा नहीं लिया गया और आज उसका ये खामियाजा हुआ कि एक पुलिस अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो जो हरियाणा में जो नेक्सस है, ये जो नेक्सस है वो आज का नहीं है चित्रा जी, काफी सालों से ये नेक्सस और कुछ सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। उसके बाद में अपराधियों की बात करूं कि हरियाणा में कम से कम 3 से 4 हत्याएं रोज होती है, कम से कम आधा दर्जन बलात्कार के बना होते हैं, 1 दर्जन अपहरण होते हैं। बोलिए, तो ये जो आज का हाल मामला जो है, सामने आया है, हाँ, झारखंड पर भी जिस प्रकार आपकी से- सरकार है, वहां पर रोक लगा लेते, वहां पर कम से कम बड़ी लकीर खींचते ताकि पलट के ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाता। रोहन गुप्ता जी, जो आज वहां पे जो हादसा हुआ है बिल्कुल निंदनीय है। उसके ऊपर भी हादसा? मैं कभी भी, आप जानते हैं चित्रा आप जी, वहां को सरकार हादसा कोई भी बता हो, रहे हैं। आज अगर हमारे पुलिस हत्या है रोहन को अपनी गुप्ता जी। जान गंवानी पड़े, ऐसा कोई भी रोहन हादसा होता गुप्ता है। जी, वो गुजरात में भी हादसा अभी नहीं, हुआ है, 2 हत्या घंटे है। से पहले आनंद में भी ये चीज हुई है। ये नहीं होनी चाहिए कोई भी रोहन सरकार गुप्ता हो, जी, पर झारखंड उसके का मामला पीछे हादसा अगर नहीं है। सरकार भ्रष्टाचारी से मिली हो, मेरी बात को खत्म कर उस दीजिए पुलिस चित्रा जी। कर्मी की मां, अगर परिवार के सरकार लोग आपको भ्रष्टाचारी से सुन रहे मिली हो, होंगे, तो वो चीज आपको और अंदाजा खराब है रोहन गुप्ता जी आप क्या बोल रहे हैं। झारखंड का मामला हादसा नहीं, हत्या है। हत्या बोलिए बिल्कुल। उसको। मैंने आपको यही कहा कि झारखंड में जो हादसा हुआ है, जिसमें हत्या हुई है पुलिस की, वो भी निंदनीय है। यहाँ पे आप सरकार को राज्य से जोड़ के मत देखें, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। अगर हमारे पुलिस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो हम सबको इसको देखना है। अभी गुजरात में भी जो घटना हुई है, ये मामला, मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि जब सरकार की मिलीभगत हो भ्रष्टाचारियों के साथ, तब जो ये अपराधी है इनकी हिम्मत बढ़ती है और उसका हमने खामियाजा देखा कि एक ऑफिसर को हरियाणा में भुगतना पड़ा। मुझे बताइए झारखंड में भी ऐसा ही हुआ? अगर ये जिन्हें 5,000 करोड़ के घोटाले का झारखंड में भी तो ऐसा ही हुआ होगा ना? है, तो आज तक गौ एक्शन क्यों नहीं तस्करों हुई? को रोकने का खामियाजा एक महिला पुलिसकर्मी को चुकाना पड़ता है अपनी जान देकर। झारखंड में भी तो यही माना जाएगा जो आरोप मैं आप हरियाणा के लिए लगा कहना रहे चाह हैं। रहा हूं, मैंने यही कहा कि अगर सरकार इन अपराधियों के साथ मिली हुई है तो वो एक और गंभीर मामला हो जाता है। तो अगर आपकी ये सरकार है ना वहां पर भ्रष्टाचारी के समर्थन साथ वाली, मिली है और आखिर एक वो गंभीर मामला कामयाब हो क्यों जाता नहीं हो पा रही पर है पुलिस की माफियाओं पर इस लगाम प्रकार लगा से पाने में? हत्या प्रतीक होना सोम जी, मैं किसी सीधे भी आपके राज्य पास सरकार आते हो, हुए, ये बिल्कुल हम सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल प्रतीक सोम जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो हरियाणा का मामला सामने आया है, यकीनन इसने सभी को स्तब्ध करके रख दिया है और हरियाणा में ये कोई पहली स्थिति नहीं है। लगातार इस तरह के मामले बीते कई दिनों से रिकॉर्ड और हम वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं। ये परिस्थिति हरियाणा के भीतर क्यों पैदा हो गई और उस पर लगाम लगा पाने में सरकार कामयाब क्यों नहीं रही? जी बिल्कुल चित्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम पूरा प्रदेश इस घटना से स्तब्ध है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी के पूरे परिवार की तरफ मेरी पार्टी और हमारी हरियाणा सरकार की संवेदनाएं, उसके लिए कल कुछ अनाउंसमेंट भी हुई। 1 करोड़ रुपए का जो कंपनसेशन है वो परिवार को हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। एक सरकारी नौकरी हरियाणा सरकार देगी उनके परिवार का जो भी सदस्य होगा, और शहीद का दर्जा। ये 3 चीजें डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी को दिया जा रहा है। लेकिन हम ये भी, मैं मानता हूं कि ये चीजें कहीं भी उनकी कमी को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन हमको ये समझने की जरूरत तो है, आपकी जिम्मेदारी है ना, इस पर पीठ ठोकने की क्या जरूरत है? सरकार अपनी जेब से तो देगी नहीं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, इस पर पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रही हूँ माफियाओं पर लगाम लगा पाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे आप लोग? एक अधिकारी को अपनी जान इस तरह से गंवानी पड़ेगी, ये दिन देखने पड़ेंगे। कानून का राज क्यों खत्म हो गया है वहां? मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, मैं बताता हूँ। जी देखिए, ये मैं कहता हूँ एडमिटेड फैक्ट है कि मेवात और नू एरिया के अंदर माइनिंग काफी टाइम से चल रही थी। लेकिन पुरानी सरकारों और इस सरकार में ये फर्क है कि अब जो पूरी हरियाणा सरकार है पूरे सिस्टम को हेड ऑन ले रही है। आज जो कल घटना हुई उसका ये क्लियर एविडेंस है कि जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आपकी सरकार कितने समय से है सर? मौके पर और बीजेपी की सरकार कितने समय से है वहां पर? सरकार समर्थन वाली सरकार इन सब माफियाओं के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लेना चाहती है। कड़ा एक्शन लेना चाहिए था कब? जी किसी भी तरीके से इसको जो कहते हैं अंडर द कारपेट नहीं करना चाहती। अगर माइनिंग हो रही है तो सरकार उसको रोक रही है, सरकार के ऑफिसर्स मौके पर है और ये सब चीजें हुई। ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जहां अरावली की पहाड़ियों में जहां पर खनन हो रही थी, एक सेकेंड सर सुनिए ना, अभी स्थिति ये हो गई है, जमीनें बेची गई। जो देखिए चित्रा जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पैनलिस्ट के साथ डिबेट कर रहा हूँ। आप मेरे को एक बार कंप्लीट करने दीजिए बात। अरे आप इतनी लंबी बात करेंगे, आपसे सवाल तो पूछूंगी ना मैं। आप पूछिए, लेकिन मेरे को जवाब का मौका दीजिए। देखिए चित्रा जी, जो 2014 से पहले का जो हरियाणा सरकार के अंदर सिनेरियो था, जहाँ पे जीजाजी वाला खेल बहुत हर जगह बहुत फेमस था, गुड़गांव, मेवात, नू,
रेवाड़ी, फरीदाबाद, इन सब जगहों पे ये सारे जो संगठित अपराध होते थे, चाहे वो CLU फैक्ट्रियां हो, चाहे वो माइनिंग हो, इन सब के ऊपर हरियाणा सरकार ने अंकुश लगाया है। और अंकुश लगाने का ही ये क्लियर एविडेंस है कि आज मौके पे हरियाणा पुलिस खड़ी है। मैं मानता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि हमारा एक बहुत ही अपराइट, बहुत ही ब्रेव और ऑनेस्ट ऑफिसर को जान गंवानी पड़ी, लेकिन उनकी शहादत वेस्ट नहीं जाएगी। उनकी शहादत के लिए कल ही पूरी हरियाणा सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। देश के भीतर हमारे अधिकारी इस तरह की शहादत क्यों दे? में गोली लगी है सर, देश के भीतर इस तरह की शहादत देने की स्थिति कैसे पैदा हो गई? प्रदेश के मौके पर मौजूद है। हमारा कोई भी अधिकारी इस तरह से अवैध जो खनन करने वाले माफिया हैं उनके हाथों क्यों मारा जाए? उन पर लगाम लगा पाने में यहाँ पर जल्दी से मैं एक आंकड़ा दे देती हूँ रोहन गुप्ता जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। प्रतीक सोम ने जो बात कही है, फरीदाबाद, गुड़गांव, नूंह में 16 लोकेशन पर अवैध खनन के सबूत पाए गए। पर्यावरणविदों की याचिका पर एनजीटी ने सरकार को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। और यहां पर बता दें कि ज्वाइंट कमेटी तीनों जिलों में सबूत इकट्ठा कर रही है। यह वर्तमान स्थिति की बात है। जबकि इस बात को इस रूप में समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के आदेश दिए थे, जिसके बाद कागजों में आधिकारिक तौर पर इसको बंद करने की बात सामने आई थी। 2009 में ये चीजें होती हैं और आज की तारीख में भी यथास्थिति यानी कि खनन जारी रहता है। अवैध खनन का पनपता धंधा हम लगातार दिखा रहे हैं कि नूंह में कितनी तेजी से बढ़ा है। लेकिन रोहन गुप्ता जी, प्रतीक सोम की बातों पर आप रिस्पॉन्ड करें पहले, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी यही कहा जा रहा है, जेजेपी भी यही कह रही है कि हम तो वहां पर लगाम लगाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और ये तो कांग्रेस पार्टी की सरकार से ही चला आ रहा है। और जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। रोहन गुप्ता जी। चित्रा जी, जब मैं बात करता हूं तो एविडेंस के साथ बात करता हूं। और ये जो मैंने आपको 2019 का जो रिपोर्ट दिखाया, सीएजी ने क्लियरली कहा कि 2016 से लेकर ये खनन के जो मामले हैं वो बढ़े हैं, उसके पहले नहीं थे। उनकी सरकार थी, 95 ऐसे ब्लॉक्स थे खनन के जहां पे सरकार ने एक भी रुपए की रिकवरी नहीं की। 95 ब्लॉक से खनन चोरी हो रही थी। और ये 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस का आक्षेप नहीं है, ये सीएजी का रिपोर्ट है। उसके बाद एक भी प्रकार की कार्रवाई वहां पे नहीं हुई। और आज जो हिम्मत बढ़ी है गुनहगारों की, दुक्कल जी कर दिखाइए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुड़ चुके हैं, इसीलिए हिम्मत बढ़ रही है गुनहगारों की। हाँ, अपनी बात पूरी करें रोहन गुप्ता जी। आप कह रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से जिक्र है और बीजेपी की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बिल्कुल, 2019 में 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का सीएजी का आरोप है। 95 जो ब्लॉक्स थे जहां पे अवैध खनन हुआ है, उसके लिए सरकार को लताड़ा गया, पर उसके बाद आज तक एक भी एक्शन नहीं हुआ। क्या करीब 1400 करोड़ जो कॉन्ट्रैक्शन से रिकवर करना था अवैध खनन का, वो भी रिकवरी नहीं हुई। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपने कार्रवाई की? और उसके पहले सीएजी ने क्लियरली कहा कि ये सारा मामला 2015-16 से शुरू हुआ है। और अगर तब से भाजपा की सरकार है तो अब पुरानी सरकारों को कैसे दोषी ठहरा सकती है? और मुद्दा यहाँ पे नहीं रुकता है। आज जो गुनहगारों की, और मैं हिम्मत कहना चाहूंगा, जो हरियाणा में परिस्थिति है चित्रा जी, मैंने आपको कहा कि हर रोज 4-5 हत्याएं, कम से कम 6 से 12 बलात्कार, अपराध, अपहरण, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार जो है आंख मूंद कर बैठी है। सुनीता दुग्गल जी, क्या है, सरकार ने आंख मूंद ली है क्या? अपराधियों के ऊपर लगाम लगा पाने में सरकार कामयाब क्यों नहीं हो रही? और भू माफियाओं के ऊपर सरकार का इकबाल नहीं है क्या? अगर इस तरह की परिस्थिति वहां पर जन्म लेगी कि अधिकारी की हत्या कर दी जाती है, सरकार की नाक के नीचे वहां पर अवैध खनन होता है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या भूमाफिया राज वहां पर पनप रहा है और उसको लेकर अनदेखी कर रही है सरकार हरियाणा की? चित्रा जी, देखिए ऐसा है कि सरकार की तरफ से पूरी सख्ती की जा रही है। अभी पिछले दिनों अगर मैं आपको बताऊं कि पलवल में ही कम से कम 41 ऐसे अवैध हथियार जो है वो पकड़े गए। और इसके साथ साथ वहां पर जो भी जहां से वो लेकर आ रहे थे, पूरी वहां पर डिटेलिंग की गई। और वहां पर जाकर जिस तरह की जो उनकी वहां पर जो उन्होंने एक सिस्टम चला रखा था, उसको पूरे औजारों को भी वहां से पकड़ा गया। लेकिन ये जो हुआ है हादसा, ये बहुत ही दर्दनाक है। और मेरी पूरी सहानुभूति पूरे परिवार के साथ है कि इससे ये तो मालूम पड़ता है कि अपराधी जो हैं कि उनके हौसले कितने बुलंद थे कि एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को उन्होंने जिस तरह से इस हादसे को अंजाम दिया है। पर मैं ये आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पूरी पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। और उस मुस्तैदी की वजह से ही उस पर जो है वो लगाम लगाने के लिए ही जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे थे। लेकिन
उनके संज्ञान में या कि उनके नॉलेज में ये बात नहीं थी कि ये अपराधी इतने दुर्दांत हैं कि उनको इस चीज का भी तो दुर्दांत ही होते हैं ना सांसद जी। नहीं चित्रा जी, प्यारे थोड़ी ना होते हैं। मैं आपको प्यार मोहब्बत की उम्मीद थोड़ी ना कर पाएंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई इस तरह का खनन का कोई अगर जैसे मामला होता है तो उसमें ये लगता है कि शायद ये इसको चोरी करने की है, इनका मकसद हो सकता है, लेकिन किसी की जान भी ले लेंगे। चोरी करना और किसी का मर्डर कर देना, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं चित्रा जी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कई बार ये लगता है कि इनका मकसद मैं जरा जल्दी से दिखा देती हूँ कि किस तरह से अवैध खनन लगातार पनपता हुआ चला गया। 2019 में अवैध खनन के 211 मामले दर्ज किए गए हैं। ये हरियाणा का आंकड़ा दिखा रहे हैं। 2020 में 539 मामले अवैध खनन के दर्ज किए गए हैं। हरियाणा की स्थिति को आप समझिए, 2021 में आंकड़ा और बढ़ जाता है, 910 मामले अगर वहां पर दर्ज किए जाते हैं। और नूह में तो बहुत तेजी से अवैध खनन का कारोबार बढ़ता हुआ चला जाता है। सुनीता दुग्गल जी, अब स्थानीय लोगों के हिसाब से तो यही माना जा रहा है कि दरअसल पुलिस प्रशासन और सरकारी संरक्षण भी प्राप्त है इन अवैध कारोबारियों को। यही कारण है कि उन पर लगाम नहीं लग पा रही है। और धड़ल्ले से जब चाहे तब वो आराम से खनन करते हैं। वो इस इलाके में आराम से अपने रिजॉर्ट बनाते हैं, रहते हैं, और फिर अवैध खनन का कारोबार फलता फूलता है। नहीं चित्रा जी, अगर देखिए कि अगर अवैध में अगर पुलिस का किसी तरह से कोई संरक्षण होता तो पुलिस अधिकारी, पुलिस पार्टी वहां पर क्यों जाती? वो आराम से वो चीजें चलती रहती। लेकिन ये पुलिस रोकने के लिए ही तो वहां पर पहुंची। वहां पर जो हादसा हुआ वो बहुत दर्दनाक हुआ। और लेकिन पुलिस की पूरी कोशिश ये रहती है, प्रशासन की, पूरी सरकार की ये कोशिश रहती है कि अवैध खनन जो है वो किसी भी तरह से, लेकिन जो एक पिछली सरकारों के समय से जो एक परिपाटी चली आ रही है कि उन लोगों को पिछली सरकारों को दोष देने का कितने सालों से आपकी सरकार है, आप बताइए पहले। आप देखिए, इतने वरिष्ठ सांसद हैं और आप अगर इस तरह की बातें कहेंगे, कितने सालों से आपकी सरकार है हरियाणा में? और आप अगर पुरानी सरकारों पर ठीकरा फोड़ेंगे, 200 से मामले 900 बढ़ जाते हैं। खनन माफियाओं में क्या किसी भी बड़े चेहरे की गिरफ्तारी हुई है? इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या सरकारी संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को। स्थानीय लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं देखिए, ये इस मामले में अगर कहीं किसी की भी कोताही क्यों ना है, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल का कोई जो है इसमें अधिकारी है या कोई भी प्रशासनिक सेवा में है, मुझे लगता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की सख्त जरूरत है। और इसके अंदर मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को और सख्त होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की जो मामले जो हैं वो, और जिस तरह का उनका जो रवैया है कि वो इतना ज्यादा उन लोगों ने ये स्टेप लिया कि एक इतने बड़े उच्च अधिकारी के ऊपर उन्होंने जिस तरह से ट्रैक्टर को चढ़ा दिया, मुझे लगता है कि ये अब समय जो है और ज्यादा गंवाने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने उतनी सख्ती नहीं दिखाई जितनी की दिखानी चाहिए थी? नहीं, सख्ती जितनी दिखाई है उससे और ज्यादा सख्ती दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये इस तरह का मामला है कि जिसमें सबके एकदम से आप देखिए कि सबके सब जो है एकदम से सबके इतने बड़े अधिकारी के साथ अगर ये होता है तो आप ये देखिए कि छोटी पुलिस की टुकड़ी तो मुझे लगता है कि ऐसे उसमें थोड़ा हिम्मत करने से भी गुरेज करेगी। अमिताभ सिन्हा जी, तनुज खत्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के सांसद ने जो सवाल उठाए हैं, अब रोहन गुप्ता जी, ये बात भी तो सही है ना कि जिस तरह से अगर जो बोया जाएगा उसी का तो पेड़ बनेगा। बार बार बीजेपी इस ओर इशारा कर रही है कि दरअसल कांग्रेस के शासन से ही ये स्थिति बनी हुई थी और बीजेपी ने उसको कम करने का और अपराधियों पर लगाम लगाने का पूरा काम किया है। हालांकि और सख्ती दिखाई जाने की जरूरत है, इस बात को भी सुनीता जी मान रही हैं। देखिए चित्रा जी, अतीत को बदलना भाजपा की नीति रीति रही है, उसमें मैं बोलना नहीं चाहूंगा। जो आपके ही आंकड़े दिख रहे हैं कि 2019 में ही ये मामले ज्यादा बढ़े हैं, 2019, 20, 21 में ये मामले बढ़ते गए हैं। 2019 में जब सीएजी ये रिपोर्ट देती है कि 5,000 करोड़ का घोटाला है और भाजपा सरकार चुपचाप बैठी है, ये हमारे आंकड़े या कांग्रेस के आंकड़े नहीं है। आप दिखाइए उसके पहले की सीएजी रिपोर्ट 2009 की 10 की आप दिखाइए, तो आप कुछ भी हवा में बात करेंगे उससे हकीकत नहीं बदल जाती है। और आज जो अपराधियों की हिम्मत भी जो बढ़ी है वो इसी के कारण बढ़ी है कि जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। जो कॉन्ट्रैक्टर अवैध खनन में पाए गए उनके खिलाफ जुर्माना तो दूर की बात है, आज तक कभी कोई एक्शन ही नहीं हुआ, तो कहां से वो लोग कंट्रोल में आएंगे? और उनकी हिम्मत बढ़नी है। आज पुलिस के एक सीनियर अफसर है चित्रा जी, डीएसपी कोई छोटा रैंक नहीं होता है, अगर उसकी अगर हत्या हो सकती है तो आप सोच लीजिए कि प्रदेश में हत्यारों की हिम्मत। इसी तरह की बातें मैं आज झारखंड के मामले में भी रोहन गुप्ता जी आपसे सुनना चाह रही हूँ। पुलिस की खाकी वर्दी अगर किसी ने भी पहन कर रखी है तो राज्यों के हिसाब से वो अलग अलग नहीं हो सकता है। ऐसा ही मामला हालांकि रैंक का हो सकता है, छोटा और बड़ा, लेकिन खाकी वर्दी तो एक ही है ना। अगर खाकी वर्दी पर इस तरह से खून की छींटे लगातार पड़ते हुए चले जाएंगे, अपने अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को ही हम बचा पाने में कामयाब नहीं रहेंगे।
फिर जनता को बचाने का दावा कैसे करेंगे आप लोग? अमिताभ सिन्हा जी आपके पास आते हुए, ठीक है, उसके बाद मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ सिन्हा जी सीधे आपके पास आते हुए, अगर इस तरह की स्थिति बन रही है राज्यों के भीतर तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सीधा सवाल। चित्रा जी धन्यवाद, अंततः मुझे मौका मिला बोलने का। बहुत अच्छी चर्चा आपकी मैं सुन रहा हूँ। देखिए ये विषय जो है उस पर मैं कई बार, मैं तो सबसे पहले अपने जो टीएसपी साहब हैं सुरेंद्र सिंह जी जो दिवंगत, उनके और संध्या जी के प्रति मैं संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने ड्यूटी पर शहीद होकर देश को एक अपनी वो दी है, मिसाल दी है। अब मैं बात करता हूँ इस पूरे प्रकरण पे जो अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, इस पे राजनीति करना मुझे लगता है कि घृणित मन स्थिति है। ये घृणा के लायक है, क्योंकि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने तो ये देखा है भारत में इन दिनों ऐसी स्थिति हो गई है कि फौज पे उंगली उठती है, कोई भी काम करे तो फौज को बोलने लगते हैं, उसमें राजनीतिकीकरण है, न्यायपालिका पे राजनीतिकीकरण है। मुझे लगता है कि ये स्थिति अब बंद होनी चाहिए। अब मैं हरियाणा में अगर ये स्थिति बनी है, कौन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में उसकी चर्चा, अग्निवीरों पर आ जाएंगे। हरियाणा में ये स्थिति बनी है, मैं उस पर नहीं चर्चा कर। मैं चित्रा जी मैंने बहुत धैर्य से सुना है, मुझे आधा मिनट तो दीजिए। देखिए ये स्थिति ऐसी है जिसमें कि लचर कानून की भी है और साथ में कई बार प्रोएक्टिव जुडिशरी है। मैं बहुत खुल के कहना चाहता हूँ। देखिए जो एनजीटी ने 2002 से इस पे जो पूर्ण प्रतिबंध लगाया 2009 में, ये एक माइनिंग जो है वो एक वाकई में गलत तरीके से हो तो वाकई में उसको रोक लगनी चाहिए, लेकिन उसमें यदि वो नॉन फॉरेस्ट एरिया के नाते यदि वहाँ माइनिंग की बात होनी चाहिए, क्योंकि माइनिंग भी जरूरी है विकास के लिए संतुलित तरीके से। उसमें मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मार्च 2021 में हरियाणा सरकार ने फाइल भी किया है एक एप्लीकेशन जिसमें 2100 हेक्टेयर जमीन वो जो है वो हरियाणा की और गुड़गांव के साइड की और नूह एरिया की, उसको डी नोटिफाई करने के लिए उन्होंने अपील फाइल किया सुप्रीम कोर्ट। माइनिंग जरूरी है तो किसी अधिकारी की जान थोड़ी ना ले लेंगे। अपराधी अगर बेलगाम रहेंगे तभी तो इस तरह की हरकत करेंगे और सरकार लगाम लगा पाने में नाकाम रहेगी। मैं अब आ रहा हूँ, मैं उस पर पुलिस कर्मियों की बात है, इसको इतने हल्के में नहीं उसी लिया बात जा पे आ रहा सकता। हूँ। नहीं एक मिनट चित्रा जी हमारे पुलिस अधिकारी मारे जा रहे हैं और माइनिंग जरूरी है, इस बात पर डिस्कशन मैं कह रहा हूं कि अरे सुनिए तो सही ना चित्रा जी, सुनिए तो सही, मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए ना, फिर आपको लगे बोलना तो जरूर मुझे डांट दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि कानून की धीमी व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेवार है। ऐसे मामलों में यूएपीए लगना चाहिए। जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर में यूएपीए लगेगा यदि, और टेररिस्ट प्रिवेंशन एक्ट जितने हैं उस तरीके पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता यह है कि ऐसे फ्रीक एक्सीडेंट करके और उसके बाद जो एक माहौल बनता है उसकी वजह से जो पुलिस के में भी एक मानसिक दबाव बनाने के लिए अपराधी कोशिश करते हैं। और मैं ये पूरी तरीके से मानता हूं कि जो अभी एक हरियाणा के अधिकारी एसपी साहब थे, उन्होंने कहा था कि ये डिसऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। राजस्थान में एक बहुत बड़ी एरिया में उसी से लगे हुए वहाँ पर मैं लौटूंगी आपके पास। तनुज खत्री जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज खत्री जी, क्या लगेगा यूएपीए झारखंड वाले मामले में, और पकड़े गए कि नहीं अपराधी, या अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन था अपराधी? बता दूं कि 3 बजे की सुबह की ये घटना है और तुरंत जो रांची की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस अपराधी को, उस चालक को जिसने ये इस घटना को अंजाम दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और क्या नाम है उसका? साथ साथ इसके पीछे जो भी लोग हैं, और भी अगर कोई लोग इसके पीछे हैं तो उसके लिए भी पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है। उनकी भी गिरफ्तारी मैं समझता हूं कि आज देर रात तक सुनिश्चित हो जाएगी। और घटना के बारे में बताइए क्या हुआ था? गौ तस्करी का ये मामला है, अपराधी कौन है उसके बारे में क्या पता चला है? अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है, देश जानना चाहता है आपसे। नहीं बिल्कुल जो भी उस व्हीकल का चालक था उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करने का काम किया गया है। और उसके साथ अगर कोई और भी लोग थे तो उसके लिए भी तबिश लगातार जारी है। घटना क्या हुई थी? घटना क्या हुई थी तनुज जी? देखिए ये एक उड़ीसा से जो है वो वाहन आ रहा था और उड़ीसा बॉर्डर से वो झारखंड के अंदर में प्रवेश करता है। सिमडेगा और गुमला होते हुए वो रांची के तुपुदाना पहुंचता है। और तुपुदाना में जो वो बहादुर महिला अधिकारी जो आज हमारे बीच नहीं रही, संध्या टोप्पो जी,
वो वहां पर मौजूद थी और वो लगातार जो रूटीन चेकअप होता है, रूटीन चेकिंग होती है, प्रशासन जो देर रात करता है, जो भी बाहर से गाड़ियां आती हैं, उसी को उसने जो अपराधी था, वो चालक था, उसने जो है बिना देखे उसको जो है घटना का अंजाम देने का काम किया और इसमें गौ तस्करी का मामला है। पुलिसकर्मी थी वो शहीद हो गई। निश्चित जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको तत्काल रांची पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया है। कौन है वो, कहाँ का रहने वाला है, क्या है नाम उसका? है कि और भी इसमें जो लोग शामिल हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सजा मिले, कठोर से कठोर सजा मिले। सर, कठोर से कठोर सजा तो दे दी जाएगी, लेकिन जो महिला पुलिसकर्मी जिनकी जान चली गई है, शहादत हुई है, उनको तो वापस नहीं ले पाएंगे ना। इस तरह की स्थिति क्यों बनी आपके राज्य में? आपसे पूछा जाएगा ना पलटकर। एक महिला पुलिसकर्मी को अगर अपनी जान इस तरह से गंवानी पड़ती है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये पूरा का पूरा मामला। और बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकारी संरक्षण मिलता है गौ तस्करों को, इस वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है वहां पर। नहीं, देखिए उस बहादुर पुलिस को हम अब श्रद्धांजलि रूप से सलाम करना चाहते हैं कि जिन्होंने बहादुरी तरीके से वहां पे वो मौजूद रही। झारखंड की पुलिस लगातार लोहा लेने का काम कर रही है, जो भी अपराध को नियंत्रित करने के लिए लगातार सक्षम है। कानून का खौफ खत्म हो गया है ना, तभी तो रौंद डालता है एक पुलिसकर्मी को और उसको खौफ नहीं रह जाता है। कानून का डर बना पाने में कामयाब नहीं हो रहे क्यों आप लोग? नहीं, मैं वही कह रहा हूं चित्रा जी कि कानून का इकबाल झारखंड के अंदर में कायम रहेगा और हम कठोर से कठोर सजा देने का काम करेगी यहाँ की सरकार और एक मैसेज देने का काम करेगी अन्य जो राज्य हैं उसको भी। इसमें कोई इफन बट की बात नहीं। अवैध खनन वाले मामले में करोड़ों रुपए लगे रहते हैं, बड़े बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। गौ तस्करी में भी क्या इस तरह की स्थिति है? इसी वजह से तो उसको खौफ नहीं था। गाड़ी रोकने की कोशिश की गई, दस्तावेज मांगे गए, पता चला वो गाड़ी चढ़ा देता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जो भी लोग इसके पीछे होंगे, जो भी सिंडिकेट होगा, चाहे कोई भी लोग, बड़े से बड़े लोग इसके पीछे होंगे, उस सबको बेनकाब किया जाएगा और साजिश भी अगर होगी तो उसका भी पर्दाफाश करने का काम झारखंड की पुलिस करेगी और सरकार करेगी। कार्रवाई कहां पर होती है, यही तो बड़ा सवाल है ना। इंसाफ की बात जब तक मामला गर्म है तब तक आप लोग भी करेंगे, उसके बाद सरकारें भी आंख मूंद लेती हैं इस तरह के मामलों में। यही कारण है कि पुलिसकर्मी के परिवार वाले भी सोचे न्याय की आस के लिए दर दर कितना भटकना पड़ता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले अनेक राज्यों से सामने आ गए हैं। विक्रम सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, कम से कम रोहन जी को पता चल गया होगा कि यह हादसा नहीं हत्या का ही मामला है। शुरू में वो बार बार हादसा बता रहे थे झारखंड वाले मामले को। विक्रम सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अगर ये स्थिति अलग अलग राज्यों में बनी हुई है, देखिए बाद में सांप मर जाने के बाद लाठी पीटने से कुछ होता नहीं है। हमारे अगर अधिकारी और पुलिसकर्मी इस तरह की शहादत पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अपनी ड्यूटी करने जाते हैं, दस्तावेज मांगते हैं और उनको डंपर कभी तो कभी गाड़ियां और कभी अब दूसरी तरीके से मार दिया जाता है। इसको रोकने के लिए तत्काल सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कम से कम पुलिस प्रशासन और सरकार का इकबाल इस देश के भीतर, प्रदेश के भीतर कायम रहे? चित्रा जी, सभी विद्वान पहले से बड़ी अच्छी बातें कही। मैं केवल एक बात कहूंगा, इस वक्त प्रशासन नंगी तलवार बन के आ जाए, आधा कसाई और आधा पुलिस अफसर, और जो भी इसमें संलिप्त हो, चाहे राजनेता हो, भ्रष्ट पुलिसकर्मी हो, माइनिंग विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, उनके ऊपर ऐसे कहर बन के टूट पड़े कि वो दोबारा दुस्साहस न करें। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे टर्मिनल इलनेस कैंसर की है, हम बैंड एड लगा रहे हैं। बैंड एड से काम नहीं चलेगा और हम अभी भी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर देंगे। पिछली सरकारों ने ये किया था, पिछली सरकार ने, जनता ने आपको आज चुना है और ये कहते हैं अंग्रेजी में, इट्स अ बैड वर्कमैन हु क्वारल्स विद हिज टूल्स। नाच न आवे आंगन टेढ़ा। आपको धक्का दिया, रौद दीजिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कोई पार्टी हो, अपराध करने का अधिकार किसी को नहीं है। नंबर 2, टेक्नोलॉजी आपको क्यों नहीं होती इस तरह की कार्रवाई? क्यों बचती हैं सरकारें? पैसा, धन और ये जो अर्थ है यही अनर्थ कर देता है। इतना पैसा आ जाता है, उनकी जेबें इतनी गहरी हो जाती हैं, वो समझते हैं कि हम किसी को भी खरीद सकते हैं। यही माफिया, संगठित अपराधी की परिभाषा भी यही है कि जब उनका धनबल, बाहुबल, राजनीतिक बल ऐसा हो जाए कि वो जिसको भी चाहे रौंद दे, जो कि रौंद रहे हैं, वो समझ लीजिए मुसीबत की पहली घंटी है। और इससे पहले कि ये आपको भी नहीं बख्शेंगे, जो इनसे लाभान्वित हो रहे हैं उनको भी ये कालांतर में इनको भी डस लेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा
कि अपना कल्याण, प्रदेश का कल्याण करते हुए इनको रौंद दें। और ये चूंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसलिए सभी स्टेट्स मिल करके डेटा शेयर करके इनके खिलाफ कार्रवाई, चल अचल संपत्ति कुर्क कर लें, रासुका और यूएपीए लगा दें। बाकी आईपीसी की धारा तो लगती रहेंगी। और पुलिस के अधिकारियों को भी समझना होगा। देखिए, बहुत सारे मामलों में राजनीतिक संलिप्तता की भी खबरें आती हैं। आप स्थानीय स्तर पर जाएंगे, लोग आपको बता देंगे कि किसके पीछे कौन खड़ा हुआ है। प्रतीक सोम जी, यही वजह है क्या कि सरकारें कड़ी कार्रवाई से बचने की कोशिश करती हैं? की बात करें तो कल जब ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, उसके 6 घंटे के अंदर अंदर हादसा नहीं है, हत्या है। आप लोगों को कितनी बार करेक्ट करूं मैं? घर वाले सुन रहे होंगे आप लोग। हादसा और हत्या में फर्क होता है। अपनी बात दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ जिस वजह से डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम संवेदना प्रकट करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं, लेकिन जो हरियाणा सरकार की विफलता की बात हो रही है, 6 घंटे के अंदर अंदर इस आदमी को अरेस्ट किया गया, उसके पैर पे गोली लगी, एक छोटा एनकाउंटर हुआ, जो था नेटवर्क का भंडाफोड़ होगा क्या? एक व्यक्ति को तो आपने गिरफ्तार कर लिया, नेटवर्क का भंडाफोड़ होगा? और ये जो खनन लगातार अलग अलग हिस्सों में चलता चला आ रहा है, इस पर लगाम लगेगी क्या? कम से कम इस घटना से माना जाए। मैं आपको बताता हूँ, अभी जो आप आंकड़े दे रहे थे कि पिछले 2019 के बाद नू एरिया के अंदर इतनी एफआईआर दर्ज हुई। चित्रा जी, आप एक बात बताइए कि अगर हरियाणा की सरकार इन मामलों को दबाना चाहती तो क्या ये मुकदमे दर्ज हो पाते? क्या ये एफआईआर दर्ज होती? ये सबसे बड़ा साक्ष्य है, सबसे बड़ा एविडेंस है एफआईआर दर्ज करने पे आपको अंदाजा है सर, वो अधिकारी था, अगर वो अधिकारी थे, तोड़ रहा है, वो अधिकारी थे, और आप कह रहे हैं कि एफआईआर को लेकर भी क्या उनके परिवार वालों को मशक्कत करनी पड़ती? आपको अंदाजा है क्या बोल रहे हैं आप? एक अधिकारी की एफआईआर के लिए भी क्या उनको दर दर भटकना पड़ता? कह रही है, मैं उन आंकड़ों के बारे में बता रहा हूँ। आंकड़ों का मतलब क्या है? आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है, इससे आप समझ सकते हैं कि इंसाफ मिल रहा है। एक अधिकारी के परिवार को एफआईआर दर्ज करने के लिए भी क्या गिड़गिड़ाना पड़ता? के बाद जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं कि जितनी एफआईआर नू एरिया के अंदर दर्ज हुई है इनलीगल माइनिंग की, वो सरकार अगर चाहती कि उसको दबाना चाहती तो वो एफआईआर दर्ज। रोहन गुप्ता जी, ये बात तो सही है, वो कह रहे हैं कि सरकार दबाना चाहती तो इतने सारे एफआईआर जो पहले के मुकाबले बढ़ गए हैं, वो कैसे दर्ज होते? ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट रोहन गुप्ता जी। दर्ज हो रही है क्योंकि सरकार चाहती है कि कानून अगर कोई तोड़ता है तो एफआईआर नहीं जाए। आपने एफआईआर दर्ज करने के बाद आप बताइए, आंकड़े दीजिए कि कौन से ठेकेदार के ऊपर क्या एक्शन लिया गया, किसको जेल में डाला गया, किससे रिकवरी की गई। एक भी मामले में नहीं हुई है। मैं आंकड़ों के साथ आपसे बात कर सकता हूं। और यही चीज सीएजी ने कही कि 95 ऐसे ब्लॉक थे जहां पे अवैध खनन हुआ है, वो सरकार को मालूम ही नहीं है। अगर सरकार को मालूम ही नहीं है कि खनन हुआ है तो एक्शन कहां से होगा? तो ये जब तक हरियाणा सर्कल की मिलीभगत। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस देश के लिए, प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अगर अवैध खनन माफिया या फिर जंगल राज की स्थिति पैदा हो और हमारे पुलिसकर्मी और अधिकारी मारे जाए। ये जिम्मेदारी पुलिस वालों की भी है, ये जिम्मेदारी सिस्टम की है, प्रशासन की है कि जो भी माफिया इस तरह से पनप रहे हैं उन पर तत्काल लगाम लगाई जाए ताकि आगे इस तरह के मामले नहीं बढ़े। क्योंकि बीते 24 घंटों में देश के 3 अलग अलग राज्यों से एक जैसे मामले सामने आए हैं। इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल दंगल में आज हमने जनता से पूछा था, उसके क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा, पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। एशियन शूज, मेरा टशन मेरा एशियन। बाइक इंश्योरेंस नहीं है ना? टेंशन नहीं, बाइक इंश्योरेंस लो फोन पे, स्टार्टिंग एट ₹1.5 पर डे। जिपस्टार सीलिंग सिस्टम से अपने घर की सीलिंग को बनाए सुंदर, जो चले सालों साल। जिपस्टार, a complete solution for your full ceiling.
फ्लेमिंगो हीट बेल्ट की कंसिस्टेंट हीट थेरेपी क्रॉनिक दर्द से राहत देती है। विद फ्लेमिंगो अराउंड यू हैव नो रीजन टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ। ओवर 3 decades, फ्लेमिंगो और हम, एन एड फॉर अ न्यू लाइफ। अरे मनीष जी, आप समझ नहीं रहे हो, 2 महीने से घर खाली पड़ा हुआ है। घर रेंट पे देना है और ये अब तक ब्रोकर के पीछे पड़ा हुआ है, और मैंने नो ब्रोकर पे बिना ब्रोकरेज के एक अच्छा टेनेंट ढूंढ भी लिया। भला हो उस रिलेशनशिप मैनेजर का, सारा काम तो उन्होंने ही कर लिया। घर रेंट करना है, नो ब्रोकर पर फ्री में घर लिस्ट करो। ब्रोकरेज क्यों देना, नो ब्रोकर है ना। क्रेडिट स्कोर लो है और क्रेडिट कार्ड चाहिए, कोई नहीं, समझो मिल गया। पैसा बाजार स्टेप अप कार्ड एक ऐसा यूनिक क्रेडिट कार्ड है जो हो सकता है सबके पास। बनवानी है तो बस एक एफडी पाएं, एफडी पर बेस्ट रिटर्न्स और अपनी क्रेडिट लिमिट खुद डिफाइन करने का मौका। पैसा बाजार स्टेप अप कार्ड होगा सबके पास। अरे सुप्रिया, एक साबुन देना नया। साबुन नेक्स्ट वीक मिलेगा क्या? सुप्रिया जी, साबुन खरीदने के लिए मिड मंथ सेल को भूल जाइए। बिग बास्केट है, हर दिन सस्ता। बिग सेविंग्स, बिग बास्केट। और शैम्पू कमाल है। Presented by Denver, the real scent of success. Magic Fittings make your furniture work beautifully. German quality you can trust. हमारे परिवारों को सांस लेने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर हम हवा को शुद्ध रखना चुनेंगे, हमारे आज के बढ़ाए कदम हमारा कल तय करते हैं। HDFC बैंक परिवर्तन आज कार्यरत है एक बेहतर कल के लिए। एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करें कम से कम समय में और पेट को रखें कूल लंबे समय तक। प्रोटैंस, ईट हैप्पीली, लिव हैप्पीली। एशियन शूज, मेरा टशन मेरा एशियन। जिपस्टार सीलिंग सिस्टम से अपने घर की सीलिंग को बनाए सुंदर, जो चले सालों साल। जिपस्टार, a complete solution for your full ceiling. राजश्री इलायची, टशन का जश्न। अबे चुप! अगर पॉलिसी बाजार से बाइक इंश्योरेंस कराया होता तो बाइक चोरी पर गला फाड़ फाड़ के न रोता। पॉलिसी बाजार से बाइक इंश्योरेंस कराओ नाउ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। अरे मनीष जी, आप समझ नहीं रहे हो, 2 महीने से घर खाली पड़ा हुआ है। घर रेंट पे देना है और ये अब तक ब्रोकर के पीछे पड़ा हुआ है, और मैंने नो ब्रोकर पे बिना ब्रोकरेज के एक अच्छा टेनेंट ढूंढ भी लिया। भला हो उस रिलेशनशिप मैनेजर का, सारा काम तो उन्होंने ही कर लिया। घर रेंट करना है, नो ब्रोकर पर फ्री में घर लिस्ट करो। ब्रोकरेज क्यों देना, नो ब्रोकर है ना। आज दंगल का हमारा सवाल था, क्या देश में माफिया के अंदर कानून का खौफ खत्म हो गया है? आपके जो जवाब मिले हैं, 61% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 39% लोगों का जवाब नहीं में है। माफियाओं पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है ताकि आगे आने वाले वक्त में कोई भी ईमानदार अधिकारी या फिर पुलिसकर्मी अपनी सेवा निभाता हो, ड्यूटी करता हो, वो इस तरह से माफियाओं के हाथों मारा नहीं जाए। लगातार इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।